हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपको अभी हिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू दिया है एक वीडियो में। तो आज हम टर्म 2 के सिलेबस से बात करेंगे, क्लास 12th के, जिसमें हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा मुगल एम्पायर है वो कैसे हुआ। तो मैंने चैप्टर यहाँ मेंशन किया हुआ है, थीम 9, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल्स जो है वो इंडिया में किस तरीके से आए, वो मदर की साइड से कैसे बिलोंग करते थे, फादर की साइड से कैसे बिलोंग करते थे, जो मुगल वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ। चलिए करते हैं। तो स्टार्ट यहाँ पे। मुगल्स जो वर्ड है वो मंगोल से ड्राइव हुआ है। मुगल जो वर्ड है वो मंगोल से ड्राइव हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मुगल्स थे ये मदर और फादर कहाँ किस किस से बिलोंग करते थे। अगर मैं मदर साइड से बात करूं तो मंगोल रूलर चंगेज खान, इंग्लिश में इसको गंगेज खान भी कह देते हैं और हिंदी में चंगेज खान। चंगेज खान का जो रूल था वो आपका चाइना और सेंट्रल एशिया में था। वहीं अगर मैं बात करूं फादर की साइड से, ये तिमूर खान जो था, तिमूर के वंशज, तैमूर के वंशज कहलाना अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अगर मैं वहीं तैमूर की बात करूं कि ये किस एरिया में इसका रूल था, वैसे इसको टर्किश रूलर बोला जाता था। ईरान इराक और टर्किश में, जो टर्की, जो आपकी टर्की है प्रेजेंट की, वहां पे तैमूर खान का रूल था। अब बात रही कि जो आप पढ़ोगे कि आपका जो फर्स्ट मुगल रूलर नाम क्या था, बाबर। बाबर की अगर मैं बात करूं, जहीरुद्दीन बाबर है वैसे पूरा नाम। अगर मैं यहाँ पे बाबर की बात करूं तो सेम मदर साइड से वो आपका चंगेज खान का बिलोंग करता था, चंगेज खान से, है ना। इसकी लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो इसकी लैंग्वेज आपकी टर्की हो जाएगी, है ना, तुर्की लैंग्वेज हो जाएगी, टर्किश हो जाएगी, तुर्की। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि चंगेज खान के साथ ऐसी एक्टिविटी वर्ल्ड में जुड़ी हुई थी कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा। तो जब भी आप देखते हो कि गलत लोगों से कोई रिलेट होता है तो वो अपने आप को उससे लिंक करके नहीं दिखाना चाहता। तो बहुत सारे नरसंहार किए थे आपके चंगेज खान ने। इसलिए जो मुगल थे वो चंगेज खान से अपने आप को रिलेट नहीं करते थे, बल्कि वो अपने आप को तिमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। अगर मैं बात करूं तिमूर, मैंने बताया कि ईरान इराक और टर्किश में इनका पूरा रूल चलता था, जो आपके तैमूर थे। और दिल्ली पर भी, दिल्ली को भी इन्होंने कंट्रोल किया था। 1398 को वॉर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं, वहीं आपके बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि मदर के साइड से किससे बिलोंग करते थे, फादर की साइड से किससे बिलोंग करते थे। और इवन एक जो आपने बचपन में एक स्टोरी आपने देखी थी जिसमें मोगली होता था, उसका भी यहाँ पे नाम दिया गया है कि मंगोल से ही शायद वो इंस्पायर होकर स्टोरी का नाम रखा होगा, मोगली जो आता था। तो देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी, देखो सबसे पहले मुगल एम्पायर से पहले क्या था, कैसे एंट्री हुई मुगल्स की, वो यहाँ पे देख लेते हैं। इन शॉर्ट ट्रिक आप भी याद रख सकते हो इसको बहुत सिंपल वे से। देखो दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले जानो। और दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले पहले जानो कि दिल्ली सल्तनत से पहले भी कौन था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लिख सकते हो RTCSKT, बहुत अच्छी सी ट्रिक है लर्न करने की। S और L, R से आपके राजपूत हो जाएंगे, T से आपके तोमर हो जाएंगे, C से चौहान हो जाएंगे, S से आपकी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव जो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह देखा, देखो इंडिया की कंडीशन देखो कि हम पर स्लेव्स तक रूल कर गए हैं, है ना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलवन जो सुने हैं, वो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी इंडिया में एंटर करती है। और ये स्लेव डायनेस्टी एंटर कैसे करती है, आपका जो मोहम्मद गौरी होता है वो अटैक करता है इंडिया पे और वो जीत जाता है। लेकिन अब वो कैसे रूल करे, क्योंकि उसका जहां से वो आया तो वहां पे भी तो उसको रूल करना था ना। तो इस वजह से वो अपने स्लेव को, ये पहले स्लेव था उसके बाद इनके आर्मी का पर्सन बन गया था, जिसको सेना नायक, मिलिट्री कमांडर आप कह सकते हो, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मैं बात कर रही हूँ वो। फिर फाइनली आपका स्लेव डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद के से आप खिलजी डायनेस्टी देखोगे, टी से आप तुगलक डायनेस्टी देखोगे, एस से आप सैयद डायनेस्टी देखोगे और एल से आप लोधी डायनेस्टी देखोगे। और ये बताने का पर्पस मेरा ये था क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत जो कि किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोधी
और आपका बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, वर्सेस लिख दो यहाँ पे, इब्राहिम लोधी और आपका बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें आपका इब्राहिम लोधी यहाँ डिफीट होगा, और आपकी कौन सी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, यहाँ से आपकी मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। और टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं तो कौन से टाइम पीरियड से शुरू हो जाएगी, 1526 से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये टर्म 2 का सिलेबस है क्लास 12 का। इतना आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। 1526 में आपके जहीरुद्दीन बाबर आ जाते हैं। बाबर जो लैंग्वेज बोलते थे वो टर्किश लैंग्वेज बोलते थे, यहाँ तक हमने देखा। अब अगर मैं यहाँ पहले इन्हीं को बता दूं तो इनको अगर हम देखेंगे तो इनका 30 तक रहेगा। बाबर के बाद आपके कौन आ जाएंगे, हुमायूं। और हुमायूं का टाइम पीरियड टू टाइम्स दे रखा है। क्यों टू टाइम्स दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है 30 से 40 तक, और उसके बाद दे रखा है 55 से 56 तक। बीच में कहाँ गायब हुए, बीच में गायब कहाँ हुए, जो आपके सूरी डायनेस्टी है, शेरशाह सूरी जो थे, उन्होंने इनको, किनको, हुमायूं को, किनको, हुमायूं को, क्योंकि बाबर के बाद कौन आया आपके, हुमायूं। हुमायूं को डिफीट किया। तो कौन से बैटल में डिफीट किया था, बैटल ऑफ चौसा का युद्ध पढ़ोगे और कन्नौज का युद्ध पढ़ोगे। जो टाइम पीरियड क्या था, चौसा का आपका 1539 में हो जाएगा और आपका कन्नौज का 1540 में हो जाएगा। तो फाइनली 1540 से ही यहाँ से भागेंगे, क्योंकि दो बार आपका दे रखा है टाइम पीरियड, 30 से 40, और उसके बाद आएंगे कब, 55 में डिफीट करेंगे फिर शेरशाह सूरी को, फिर आएंगे और 56 में ये गिर के इनकी डेथ हो जाएगी। ये मैंने बताया आपका हुमायूं। हुमायूं के बाद जब ये इनकी हुमायूं की डेथ होगी तो उसके बाद आपके कौन आएंगे, अकबर। अकबर ही सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक इन्होंने रूल किया मुगल एम्पायर में। अगर हम देखें, किया तो औरों ने भी, लेकिन हम अकबर को आप फेमस भी हो रखे हैं, अच्छे काम भी किए, जजिया जैसे टैक्स को हटाएंगे, लगा पहले भी था फिर हटाया, फिर दोबारा औरंगजेब के टाइम पे देखेंगे हम, तो वो सारा था, है ना। और बाबर के बाद आपके कौन आ जाएंगे, बाबर के बाद आपके आ जाएंगे बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद आपके आ जाएंगे जहांगीर, फिर आप शाहजहां को देखोगे और औरंगजेब को देखोगे। लेकिन औरंगजेब तक ही मुगल डायनेस्टी फिनिश नहीं होती। बहुत से रूलर्स आए लेकिन वो इतने फेमस नहीं हुए, कुछ तो अपने अय्याशी में बिजी रहे, है ना, तो वो इतने फेमस नहीं थे, इसलिए उसको हिस्ट्री में आप अपनी 12th की हिस्ट्री में नहीं देखोगे। लास्ट रूलर जो आप अपनी 12th की हिस्ट्री में देखोगे वो आपके 1857 के रिवॉल्ट में जो बहादुर शाह जो आप पढ़ोगे सेकंड जो थे, उनके बारे में यहाँ पे 1857 तक इनका चलेगा। अब मैं आपको बात करती हूँ क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स अगर मैं हिंदी में बात करूं, क्रॉनिकल्स को आपकी इतिवृत्ति कहा जाता है ना। देखते हैं आप थोड़ा अगर हिंदी में भाई मिस्टेक हो तो से करेक्शन पकड़ के मत बैठ जाना। इतिवृत्ति, अब क्रॉनिकल्स लिखने के पीछे पर्पस क्या था, देखो इनका सबसे एक मेन था, एक आप पिक्चर देखोगे कि इनको ना अपने फैमिली के साथ फोटो क्लिक कराना बड़ा अच्छा लगता था। बीच में भाई तैमूर को बिठा दिया, इसके उधर 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 खुद के रूलर्स बैठ गए, ये फोटो। अब ये अगर आज के टाइम पे हम देखते तो हमें पता चलता है ना कि मुगल्स किन किन चीजों के शौकीन थे, कैसे उनका एम्पायर था, कैसे उनका रूल था। तो सेम इसी को बताने के लिए क्रॉनिकल्स लिखा जाता था, और साथ में ये दिखाने की भी कोशिश की जाती थी क्रॉनिकल्स में कि जो लोग मुगल से नहीं डरते थे या जो मुगल के सामने घुटने नहीं टेकते थे, फिर मुगल कैसे पावरफुल हुए और उनको भी उन्होंने डिफीट किया। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, क्रॉनिकल्स में ये बताने की कोशिश की जाती है कि एम्पायर कैसा रहा, राजा की पोजीशन क्या थी, राजा की पावर कहाँ से कहाँ तक चली। तो क्रॉनिकल्स इतिवृत्ति में आप ये देखते हो, और साथ ही साथ आप इतिवृत्ति में कुछ नाम देखोगे, जैसे कि अकबर नामा, शाहजहां नामा, आलमगीर नामा। आलमगीर नामा एक टाइटल था जो कि औरंगजेब को दिया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेन्यू स्क्रिप्ट की, कैसे प्रिपेयर होती थी, देखो बुक्स वगैरह इतिहास जो हम पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो सोर्सेज हमें मिलता है, तभी हम हिस्ट्री को जान पाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। चाहे हम पिलर देख लें, चाहे हम इंस्क्रिप्शन देख लें, चाहे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स देख लें। तो उस टाइम पर लिखने का बड़ा प्रचलन शुरू हो गया था कि किस तरीके से, इसलिए पूरा प्रोसेस को देखेंगे हम कि किस तरीके से पेपर मेकिंग होता था, है ना। पेपर मेकिंग होगा, पेपर को किस तरीके से क्लीन करा जाएगा, क्लीन करने के बाद उसको बिल्कुल वाइट या कैसे किया जाएगा, कलर्ड उसका क्या किया जाएगा, उसके बाद उसको राइटिंग जो नकल करने वाला होगा वो किस तरीके से चीटिंग करके उसको लिखेगा, राइटिंग पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, बाइंड
बुक प्रिपेयर होती है, बाइंड अप करते हो, तो उसको बाइंड करने के लिए लोग रखे जाएंगे। फिर उसके बाद पिक्चर वगैरह उस पर कौन करेगा, क्योंकि पिक्चर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल था। पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि किस तरीके से जो चीज आप बोल के प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो पिक्चर के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। कहने का मतलब है सजीव चित्रण। कुछ कुछ आपने सुना ना, तस्वीरें बोलती है, लाइक वही वाला। तो पिक्चर्स के लिए भी पेज जो था एक ब्लैंक छोड़ा जाता था। अब जहां पे ये सारा वर्क होता था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था आपका किताब खाना। किताब खाना में क्या होता था, पुरानी जो बुक्स होती थी उनको, उनका रिकॉर्ड रखना, न्यू बुक्स को प्रिपेयर करना, बाइंड करना और अच्छे में लिखना, ये सारा। और इसी के साथ एक अकबर की आपको फेमस स्क्रिप्ट भी दी गई है कि अकबर जो था उसकी शैली क्या थी। तो नस्तलिक आप इसमें देखोगे, नस्तलिक जो थी वो अकबर की फेमस शैली थी। और ये बताया हुआ है कि किस तरीके से कलम टाइप जो होता है ना पेन का स्ट्रक्चर, उसमें निप होती थी, उस निप में किस तरीके से इंक को डीप करके डुबा करके फिर वो लिखा जाता था नस्तलिक। और नस्तलिक की आपको पिक्चर भी दी गई है कि किस तरीके से नस्तलिक लिखा जाता था, कितने सेंटीमीटर लंबी उसकी निप होती थी, वो सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टर्किश टू पर्शियन आपका पैरा आता है। और टर्किश टू पर्शियन में आता है कि लैंग्वेज जो थी वो कैसे चेंज होनी, कैसे ट्रांसलेट होनी, और कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले बाबर आया था वो आपकी टर्किश लैंग्वेज बोलता था। अब टर्की से पर्शियन कैसे बनेगी आगे आगे वो हम देखेंगे। और अगर हम बाबरनामा देखेंगे तो बाबरनामा जो था वो टर्की में ही लिखा गया था, टर्किश लैंग्वेज में ही लिखा गया था, उसको फिर अकबर ने ट्रांसलेट करवाया था, है ना। तो अकबर का हम यहाँ पे देखेंगे कि अकबर ने राज दरबार की जो लैंग्वेज थी वो आपकी टर्की से पर्शियन कही। अब देखो किसी ना किसी रीजन से तो की होगी ना। रीजन क्या था कि भाई ईरान से, इराक से जो पीपल आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से जो पीपल, उनको भी जगह दे पाए अपने एम्पायर में, और उनको जगह देगा, उनकी बात को समझेगा। और हर कोई पर्सन अकबर के दरबार में पोस्ट लेने के लिए लैंग्वेज बोलता था। ऐसा नहीं था कि सभी यही लैंग्वेज थे, बल्कि कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी थी। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर किसी कंट्री पे आपको कंट्रोल करना है तो वहां की लैंग्वेज सीखो। तो इसीलिए लोकल लैंग्वेज जो हमारी राजस्थानी वगैरह थी वो भी चल रही थी। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन का वर्क भी शुरू होगा। अकबर ने बुक्स को ट्रांसलेट करना भी शुरू किया, जिसमें से आप रामायण का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, महाभारत का आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से इनको ट्रांसलेट किया गया। और महाभारत का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता था रज्मनामा। रज्मनामा मीन्स बुक ऑफ वॉर, युद्ध की किताब, बुक ऑफ वॉर। तो अगर पूछा जाएगा कि महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ आपका पर्शियन में, उसको क्या बोला जाता है, तो रज्मनामा। रज्मनामा मीन्स द बुक ऑफ वॉर। तो ये हमने देखा। उसके बाद आप देखोगे कि किस तरीके से जो लॉस, कहाँ लिखूं, हाँ थोड़ा सा सुन लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लॉ का देखेंगे कि लोगों की जो मानना था कि किस तरीके से जो लॉ थे, उल्मा वगैरह जो थे, हदीस वगैरह जो थे, वो मुगल एम्पायर में उनका क्या रोल रहा वो हम देखेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके जो अकबर थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो क्यों चेंज करी, और कैपिटल चेंज करने के पीछे उनका रीजन क्या था। और कि कैपिटल देखो किस किस पर्पज से चेंज होगी, भाई किसी एरिया को कंट्रोल करना है तो आपकी चेंज होगी। और वो साथ में हम ये भी देखेंगे कि अकबर जो थे वो अपने कंटेम्पररी रूलर्स के साथ किस तरीके का बिहेव करते थे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि डेली रिचुअल्स कैसे होते थे अकबर के दरबार में, और स्पेशल रिचुअल कैसे होते थे। जैसे दिल्ली में क्या होता था, दिल्ली में जो भी भाई किंग आएगा वो झरोका दर्शन देगा, एक छोटी सी बालकनी में खड़ा होगा, अपनी प्रजा को दर्शन देगा। तो वो सारा सिस्टम चलता था कि झरोका दर्शन क्या है, जमीन बोस आप रिस्पेक्ट के तरीके देखोगे कि किसी, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है हम नमस्ते करते हैं, तो उसी तरीके से आप देखोगे कि अकबर के दरबार में अगर जाना है तो कैसे। साथ में आप देखोगे पोस्ट, साथ में आप देखोगे पोस्ट। पोस्ट मैंने क्यों कहा, जैसे इसी में समझ लेते हैं। जैसे अगर ये किंग की चेयर है तो जो जितने पास बैठा होगा वो उतना करीबी कहलाएगा किंग का, ये सब हम देखेंगे। और एक बार अगर किंग बैठ जाता था उसके बाद किसी को भी यहाँ से उठने की परमिशन नहीं होती थी। अगर वो परमिशन किंग से लेगा वो तभी उठ सकता था दरबार में जो भी एक्टिविटी। उसके बाद हम सुलाहे कुल देखेंगे कि किस तरीके से अकबर जो है चारों तरफ शांति लाना चाहते थे। उसके बाद हम एक डिवाइन किंग का इसमें पैरा देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राजा को किससे लिंक किया जा रहा है, भगवान से लिंक करके, और बोलेंगे कि सन रेज पड़ी थी जो मुगल्स थे। और इसमें हम अबुल फजल का रोल पढ़ेंगे कि अबुल फजल ने किस तरीके से अकबरनामा लिखा, कितने पार्ट्स में,
3 जिल्द जो होंगी वो पढ़ोगे, आईने अकबरी क्या थी, ये सब अगर आपको पढ़ना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो आपको अपकमिंग वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।